precision, trust, growth. चलो काउंटिंग स्टैंडर्ड 19। नाम क्या है स्टैंडर्ड का? अकाउंटिंग फॉर लीजेस। अकाउंटिंग फॉर लीजेस। अच्छा, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा लीज क्या होता है। क्या होता है लीज? तो लीज होता है एक एग्रीमेंट। लीज क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसमें वेयर बाय a lesser इसी में काट रहा था लीज वेयर बाय a lesser agrees to give right to use the asset to lessee for a given period of टाइम। ठीक है, इसका मतलब लीज क्या है? एक एग्रीमेंट है जहां पे एक लेसर लेसी को एक राइट देता है कि वो एसेट को यूज करे, ठीक है, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बदले में वो उसको रेंट देगा। उसके बदले में उसको एक रेंट देगा। ठीक है, तो लेसर जो एसेट का मालिक है, लेसी वो पर्सन जो उस एसेट को यूज करना चाहता है। राइट? अब डेफिनेशन से समझ में आ गया, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होंगे, एक लेसी और दूसरा लेसर। लेसर जो होता है वो एसेट का मालिक होता है और वो एग्री करता है कि आप इस एसेट को यूज कर सकते हो, मतलब किसी दूसरे पर्सन को वो ये अधिकार दे सकता है कि आप इस एसेट को यूज कर लो, और लेसी जो इस एसेट को यूज करेगा। तो ये दो लोग रहते हैं। इसमें एक एलिमेंट और रहते हैं, क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एसेट जो कि यूज होगा, जो कि लीज पे आएगा। ठीक है, तो लेसी लेसर एसेट। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 19 कि AS 19 किन किन चीजों पे अप्लाई होता है वो समझते हैं। तो सारी चीजों पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट अगर आप लीज एग्रीमेंट करते हो टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल एंड अदर मिनरल राइट्स। अगर इनका कोई लीज एग्रीमेंट होता है उस पे AS 19 एप्लीकेबल। तो सर क्या इनकी लीज नहीं बनेगी क्या? लीज बनेगी, सब होगा, एग्रीमेंट बनेगा, लेसर रहेगा, लेसी रहेगा, एसेट मतलब ये जो लीज आप दे रहे हो वो चीजें भी रहेगी। बस AS 19 के जो ट्रीटमेंट्स है वो उस पर एप्लीकेबल। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि AS 19 के इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, बाकी सब सेम, एग्रीमेंट तो बनेगा, लीज भी बनेगा। वैसे ही अगला क्या है? लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर आइटम सच एज मोशन पिक्चर फिल्म, जो मूवीज देखते हो ना, उसका भी एक लीज एग्रीमेंट बनता है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बनता है कि भाई PVR ने लाइसेंस ले लिया कि मैं इतने हॉल्स में चलाऊंगा, इसको स्क्रीन्स में चलाऊंगा। बोलते हैं ना कि इस मूवी ने पूरे स्क्रीन्स ले लिए, इस मूवी ने पूरे स्क्रीन्स ले लिए, हम लोग ये सुनते हैं ये टर्म। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, लीज एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इतना शोज PVR में चलेगा, इतना शोज यहाँ चलेगा। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, AS 19 में एप्लीकेबल कवर नहीं होता। लास्ट, लैंड का अगर कोई लीज कर रहे हो तो उस पर भी एप्लीकेबल, मतलब हमारे लिए लैंड का एग्रीमेंट होता है, लीज, लैंड लीज पे दी जाती है, हमने सुना भी है। बस AS 19 का ट्रीटमेंट उस पर नहीं लगता, उसमें भी लेसर रहेगा, उसमें भी लेसी रहेगा, AS 19 एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है ना? फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारे इस टॉपिक के लिए काम की है। सबसे पहली डेफिनेशन अगर हम बात करें
तो वो होती है नॉन कैंसिलेबल लीज की। नॉन कैंसिलेबल लीज का मतलब ये होता है कि ऐसी लीज दैट इज कैंसिलेबल ओनली अपॉन द ऑकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटिजेंसी with the permission of lessor, or if lessee enters into a new lease for the same or equivalent asset with the same lessor। तुम मेरे पास एक एसेट है, मेरे साथ एक एग्रीमेंट किए हो, लीज किए हो, अब तुम इस लीज को कैंसिल करके दोबारा उस एसेट की नई लीज बनाना चाहते हो विथ न्यू सर्टेन कंडीशंस, तो पुरानी लीज को कैंसिलेबल लीज बोला जाएगा, लेकिन विद द परमिशन ऑफ क्या होना चाहिए, लेसर। ठीक है। और लीज कैंसिल करनी है तो हम कहीं पे लिखते हैं कि अगर आप 3 महीने पहले करोगे तो इतना नोटिस देना पड़ेगा या इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो और एडिशनल अमाउंट। क्लियर? ये होती है कैंसिलेबल लीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म होता है लीज टर्म। नाम से क्या समझ में आ रहा है? लीज टर्म मतलब कितने समय के लिए लेसर लेसी को वो एसेट यूज करने का अधिकार देगा। लीज में हम सिर्फ अधिकार देते हैं यूज करने का, है ना, एसेट के साथ कि भैया एसेट ले जाओ और इसको यूज करने का अधिकार तुम्हारे पास है। टर्म फॉर विच लेसी हैज एग्रीड टू टेक ऑन लीज द एसेट टुगेदर विद एनी फर्दर पीरियड फॉर विच लेसी हैज एन ऑप्शन टू कंटिन्यू द लीज ऑफ एन एसेट। ठीक है। फिर आता है इंसेप्शन ऑफ लीज। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। लीज की शुरुआत कब होगी? तो अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ लीज। जिस दिन एग्रीमेंट कर लोगे या कमिटमेंट कर लोगे कि हम ये एसेट लीज पे ले रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम उसको इंसेप्शन ऑफ लीज मान लिया जाएगा। जैसे ये घर मेरे को लीज पे लेना है, लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ है पर मैंने इस घर को ले लिया, बनाना शुरू कर दिया, सब कर दिया, क्लासेस लेना शुरू कर दिया यहाँ पे, तो मेरा लीज एग्रीमेंट उस दिन से माना जाएगा क्योंकि मैंने तो शुरू कर दिया ना काम, एग्रीमेंट नहीं बना ना। ठीक है, तो उसको कहेंगे इंसेप्शन ऑफ लीज। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट मिनिमम लीज पेमेंट। ये दोनों के नजरिए से देखना है क्योंकि 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, एक लेसर और एक लेसर। लेसर जो है वो कौन हो गया? मालिक, जो एसेट का मालिक है। उसके लिए मिनिमम लीज पेमेंट सबसे पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सारे के सारे लीज पेमेंट्स मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, जो भी रहेगा, जो उसको मिलेगा, जितने साल तक मिलेगा उसका टोटल, मैं 1 लाख रुपए हर साल श्रद्धा को दूंगा 5 साल के लिए, बदले में वो मुझे एक एसेट देगी। मैंने श्रद्धा को कितना पैसा दिया 5 साल में? ये मिनिमम लीज पेमेंट। समझ गए ना? जो मैं इंस्टॉलमेंट जितने साल के लिए, जितने पीरियड के लिए दे रहा हूं उस सबको टोटल कर लो पहला। ठीक है, यहां लिखा है देखो, टोटल लीज रेंट रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय लेसी ओवर द लीज टर्म, ये पहला पॉइंट। दूसरा, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एसेट आखिरी में स्क्रैप में बिकेगा, यूजफुल लाइफ 5 साल मानते हैं, आखिरी में स्क्रैप में बिकेगा, स्क्रैप का 2 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, वो 2 लाख रुपए। अच्छा, अब एक चीज ये सुनो, इस 2 लाख रुपए तो ये मेरा एस्टिमेशन है, इसमें से श्रद्धा ये बोलती है कि सर एक काम करो ना, मैं गारंटी देती हूँ आखिरी में मैं इस एसेट को आपसे खरीद लूंगी, 1.5 लाख तो मैं दूंगी ही दूंगी। बात समझो, मुझे कितना मिल सकता है? मिल सकता है, ये मेरा एजम्पशन है, एस्टिमेटेड है 2 लाख। लेकिन श्रद्धा ने ये बोल दिया कि सर आखिरी में मैं ये एसेट आपसे ले लूंगी, 1.5 लाख रुपए तो मैं दे ही दूंगी, एग्रीमेंट में लिखवा दिए, तो गारंटीड हो गई ना। ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कि मेरा एसेट खत्म होने के बाद भी 1.5 लाख में वो लेने के लिए तैयार है, दिस इज गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। दिस इज नॉट टोटल एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड तो 2 लाख था, उसमें से गारंटीड कितना हो गया? ये क्लियर है? तो ये वो वाला पोर्शन हो गया, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ऑन और बिहाफ ऑफ लेसी। ऑन और बिहाफ ऑफ लेसी का मतलब ये या तो श्रद्धा खुद दे दे या उसका पति आके मुझे बोल दे कि सर मैं दूंगा पैसा, या श्रद्धा बोल दे, या श्रद्धा को नहीं लेना तो श्रद्धा और अरहम अच्छे दोस्त है तो अरहम आके बोलते सर आप टेंशन मत लो मैं ले लूंगा। मतलब गारंटी दे रहे हो, श्रद्धा के बिहाफ में ही दे रहे हो। ठीक है, यहां तक 2 पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा कंटिजेंट रेंट जो होता है वो माइनस करते हैं। कंटिजेंट रेंट क्या होता है सर? कि भाई मैंने ये बोला कि चलो तुम फिक्स्ड तो मेरे को दे ही रहे हो,
तुम्हारी सेल का इतना परसेंट मैं लूंगा, तुम्हारे प्रॉफिट का भी इतना परसेंट तुम मुझे रेंट के रूप में दोगे। ये क्या है? कंटिंजेंट। मुझे क्या पता कितना सेल करने वाली है, मुझे क्या पता कितना मार्केट में डिमांड होने वाला है। मैं जब कंडीशन लगा दूंगा किसी पर्टिकुलर चीज से तो वो कंटिंजेंट रेंट कहलाता है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्लियर है ये? कोई डाउट? हाँ, इसमें से और क्या हटाएंगे? कॉस्ट फॉर सर्विस एंड टैक्स टू बी पेड बाय एंड रिइंबर्स्ड टू लेसर। मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो लेसर को हम वापस कर देंगे। कॉस्ट फॉर सर्विस एंड टैक्स टू बी पेड बाय एंड रिइंबर्स्ड टू लेसर। ठीक है, मैंने कोई खर्चा किया तो मुझे वापस दे रहे हो, तो वो मेरे लीज रेंट हुआ क्या? इस बिल्डिंग की प्रॉपर्टी टैक्स पटानी है, मैंने पे किया, तुमने मुझे वापस दे दिया भाई, इट इज नॉट लीज रेंट। ठीक है, क्योंकि मेरी कोई कमाई हुई क्या? नहीं। वो अगर आप डायरेक्ट दे रहे हो, लेसी दे रहा है तो लेसी का पार्ट है, लेकिन अगर लेसर दे रहा है और लेसी से रिइंबर्समेंट ले रहा है तो वो लेसी की इनकम नहीं, लेसर की इनकम नहीं होती, क्योंकि तुमने मेंटेनेंस दिया, तुमने पैसा वापस लिया। तो एक जेब से 100 रुपए निकला, दूसरे जेब में 100 रुपए आ गया, तो जेब में तो 100 ही रुपए रहा ना, जितना मेरे पास शुरू में ही था, तो इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। और लास्ट में देखो क्या लिखा है, गारंटीड बाय थर्ड पार्टी। गारंटी बाय थर्ड पार्टी। श्रद्धा ने गारंटी दी, उसके बदले उसके हस्बैंड ने गारंटी दी, ये तो दोनों रिलेटेड हुए, क्योंकि वो श्रद्धा के बिहाफ में ही दे रहे हैं। अब मैं, सिद्धार्थ श्रद्धा को जानता ही नहीं है, ठीक है, वो मेरे पास आता है, कान में बोलता है, सर अगर मान लो श्रद्धा नहीं लेगी ना तो मैं 50,000 रुपए दे दूंगा, मैं ले लूंगा, या मैं 1.5 लाख दे दूंगा, या मैं जो भी एक अमाउंट XYZ अमाउंट कि मैं ले लूंगा। ये बात श्रद्धा को पता है क्या? किसको पता है? थर्ड पार्टी को पता है, और लेकिन श्रद्धा को, मतलब कि जो लेसी है उसको नहीं पता, लेकिन लेसर को पता है, तो लेसर ने अपने लिए ले लिया उसको, क्योंकि लेसर को तो पता है ना कि भाई ये भी गारंटी है, ये भी इनकम हो सकती है, बनेगी। क्लियर? अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ऑन और बिहाफ, वो अगर वो दे रही है तो, और आपका भी होगा। क्यों आपका होगा? कि कल को वो नहीं ली तो आप दोगे ही दोगे ना। मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू में तो पूरा इनकम आ सकती है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ये बोलो कि सर इसका लीज है, वो तो 1.5 लाख देगी, उसके बाद उसका लीज खत्म होने के बाद मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें थर्ड पार्टी का भी गारंटी लेसर लेता है, लेसी नहीं। आगे बढ़ो, चलो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई लेसी ने मुझे क्या क्या दिया, लेसर को मिनिमम लैंड दिया, उसके लिए भी मिनिमम, मेरे लिए भी मिनिमम। उसने मुझे गारंटी दी, उसको भी पता, मुझे भी पता, बाकी वही कंटीजेंट रेंट माइनस होगा, उसको भी पता, मुझे भी पता। ठीक है, मतलब जो जो एक्सपेंडिचर उसको भी पता है, मुझे भी पता है, वो दोनों के रहेंगे। सिर्फ एक है जो सिर्फ मुझे पता रहता है, उसको नहीं। कौन सा? थर्ड पार्टी वाला। थर्ड पार्टी के बारे में तो उसको पता ही नहीं, तो उसके एमएलपी में आएगा क्या? मेरे एमएलपी में आएगा, क्योंकि मुझे पता है। तो मेरे लिए मिनिमम लीज पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होता है लेसर में, वो थर्ड पार्टी होती है, बाकी दोनों के में सेम। तो क्या क्या आएगा? पूरा रेंट, फिर पूरा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ऑन और बिहाफ ऑफ लेसी, फिर माइनस कंटीजेंट रेट, माइनस रिइंबर्स्ड कॉस्ट, बस ये दोनों में कॉमन है। और मेरे में एक एडिशनल, लेसर के में एक एडिशनल जुड़ जाता है, क्या? गारंटी बाय थर्ड पार्टी। गुड, चलो वेरी गुड। अब आते हैं कंटीजेंट रेट। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई परसेंटेज में दे देना, समय के अनुसार दे देना, प्रॉफिट का हिस्सा दे देना, ये कंटीजेंट रेंट होता है। कंटीजेंसी नहीं, कंटीजेंट। हाँ, वही हो गया बेसिकली। देखो सेल तुमको पता है क्या कितनी होने वाली है? नहीं, तुम एक एस्टिमेशन ले रहे हो कि तुम्हारा सेल जो भी होगा उसका मुझे इतना % दे देना, या जितना प्रॉफिट होगा उसका भी मैं ले लूंगा, तो दैट डज नॉट बिकम फॉर्म पार्ट ऑफ रेंट। ठीक है, ऐसा रेंट जो फिक्स नहीं है, कंटीजेंट होता है, फैक्टर ओवर द टाइम। फिर हम बात करते हैं रेसिडुअल वैल्यू की, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आखिरी में हमको मिलती है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आउट ऑफ द टाइम एसेट की वैल्यू ये मुझे मिलेगी। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है, गारंटीड और अनगारंटीड।
अगर 2 लाख का मेरे एग्जाम्पल में एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू थी, 1.5 लाख का गारंटी श्रद्धा ने दे दी, तो 50,000 क्या हुआ था? अनगारंटीड रह गया था। 50,000 क्या रह गया था? अनगारंटीड। तो मेरे एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू में से जब गारंटी माइनस कर दोगे तो बची हुई क्या आ जाएगी? ठीक है। अब आते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहले लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि पहले लेसी? लेसी देख लेते हैं। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी? जो वो देगा और जो उसके बिहाफ में कोई देगा। जो लेसी खुद देगा या उसके बिहाफ में कोई देगा, ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ऑन बिहाफ ऑफ इन द रेस्पेक्ट ऑफ लेसी। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो लेसी देगा, जो लेसी के बिहाफ में कोई देगा और कोई थर्ड पार्टी भी देगी, वो भी आ जाएगी लेसर में। समझ गए? लेसी के में जो लेसी देगा या उसके बिहाफ में कोई देगा, और लेसर के में जो लेसी देगा कोई उसके बिहाफ में देगा और एक गारंटीड थर्ड पार्टी वाली। वही है बेटा। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू तो मैंने बता ही दिया। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू में से गारंटीड माइनस कर दो, बचा क्या? अनगारंटीड। अब नेक्स्ट होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है? लेसर। अच्छा, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या आता है? लीज पेमेंट जो लेसी देगा, गारंटीड ऑन और बिहाफ ऑफ लेसी, माइनस कंटीजेंट रेट, माइनस रिइंबर्स्ड कॉस्ट, प्लस थर्ड पार्टी गारंटी। ये पूरा आता है। ये पूरा लेके इसमें क्या जोड़ना है? मतलब जो बची हुई अनगारंटीड है ना, वो भी जोड़ दो, तभी तो पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। ठीक है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्लियर? फिर आता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या आता है बेटा? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और 99% प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ना इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू होगी। इक्विवेलेंट टू क्या होगी? फेयर वैल्यू। ठीक है? इसके बाद अगला है नेट इन्वेस्टमेंट, और नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब इसको देखो कितना अच्छा ट्विस्ट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम करता हूं तो क्या आता है? ठीक। अब आप एक काम करो, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करो। ठीक है? मतलब अभी इक्वल टू में ये है, अब इसको इधर ले जाता हूं तो प्लस अनअर्न्ड हो गया, और इसको इधर ले आता हूं तो माइनस नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर है? समझे क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि मैं एक काम करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं तो वो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले आता हूं तो हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस। तो यही तो मैंने यहां लिखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। तो अगर कंपेयर करूं तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सेम है, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? समझे? तो घुमा फिरा के फॉर्मूला वही है। क्लियर? आगे बढ़ो। पक्का? यहां तक ठीक है? डेफिनेशन सारे क्लियर? किसी डेफिनेशन में कोई डाउट? अब आते हैं टाइप ऑफ लीसेस में। लीसेस दो प्रकार की होती है बेटा, एक फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज वेयर बाय अ लेसर, ये ध्यान रखना, ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप। मालिकाना हक में जो भी नफा नुकसान रहता है वो सब उठा के वो बोलता है कि तुम ले लो। किसको दे देता है? वो लेसी को दे देता है। तो ये बोलता है अ लीज इन विच लेसर ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ एसेट टू लेसी, पर क्या नहीं देता? लीगल ओनरशिप। अब इधर देखो, इसको ऐसे समझते हैं। हायर परचेज सुने हो? गाड़ी खरीदते हैं तो हायर परचेज में वो क्या बोलते हैं? गाड़ी ले जाओ, पहला डाउन पेमेंट दे दो, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देना। जो आपका आरसी बुक है जिसमें आपका मालिकाना हक लीगल डॉक्यूमेंट है वो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट के समय ले जाना। तो वो क्या करता है? एसेट दे दिया, यूज करने का अधिकार दे दिया, एसेट से जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा वो भी मेरा होगा,
लेकिन ओनरशिप मेरे को कब देगा? लास्ट पेमेंट में। तो ये क्या था? ये फाइनेंस लीज का ही तो एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है? बढ़ो आगे। चलो, फॉलोइंग सिचुएशन लीज ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड फाइनेंस लीज। तो कुछ पॉइंट्स इसने बोले हैं, कंसिडर करो, जिसमें वो फाइनेंस लीज बन जाएगा। तो पहला पॉइंट, सारे रिस्क और रिवॉर्ड जो भी रहते, देखो पहला पॉइंट ये रहता है, जो ये सिचुएशंस रहती है अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेशन। पहला तो था ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इncidental to ownership is transferred to lessee, ठीक है, for a price except ownership। ओनरशिप नहीं देता, ये क्या था? फाइनेंस लीज। इसके बाद इन्होंने बोला कि लेसी, अगर तुम्हारे एग्रीमेंट में कोई भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई भी आने वाले कोई भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो तुम उसको मान लेना वो क्या है? फाइनेंस लीज। अब वो पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट ये है कि लेसी के पास ये अधिकार रहेगा कि आखिरी में वो ओनरशिप ले ले एसेट की एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लेसी विल गेट द ओनरशिप ऑफ लीज्ड एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। मेरे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि राहुल सर विल बिकम द ओनर ऑफ द एसेट आफ्टर द एंड ऑफ 5 ईयर। समझे? राहुल सर विल बिकम द ओनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ, तो ये लीजेस, फाइनेंस लीज हो गए। दूसरा, लेसी विल हैव द ऑप्शन टू बाय द एसेट एट अ फेयर प्राइस लोअर देन फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। मतलब जिस समय मुझे तुम ये एक्सरसाइज करने का ऑप्शन दोगे कि तुम मालिक बन सकते हो, तुम चाहो तो ये एसेट खरीद लो, तो उस समय की जो फेयर वैल्यू रहेगी उससे कम में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, lessee will have an option to buy the leased asset at the end of lease term at a price lower than fair value of an asset as on the date of which option will be exercised। 5 साल के बाद अचानक से श्रद्धा आई, मेरे पास बोलती है कि सर खरीदना है, एक एसेट में बेच रही हूँ, आप खरीद लो, पहले मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। मैंने कहा कितने में बेचोगे? बोली सर देखो एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए मार्केट में, मैं आपको 80,000 में दे देती हूँ, बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन है। पहला, ये तो हम कब बात करें? 5 साल के बाद। अब इसी चीज को हम पहले ही अगर एग्रीमेंट में लिख देते तो फाइनेंस लीज बन गया कि राहुल सर मैं अब भी इसी साल में आपको लिख के दे रही हूं कि अगर कल को 5 साल के बाद आप एसेट खरीदना चाहो तो मैं आपको एसेट बेचूंगी मार्केट वैल्यू से कम में, फेयर वैल्यू से कम में, मार्केट वैल्यू नहीं बोलते, फेयर वैल्यू से कम। तो मैं उस लीज को क्या मान लूंगा? परफेक्ट। 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरे पॉइंट में आए, तीसरा पॉइंट, लीज विल कवर मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। मतलब अगर एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है तो कम से कम 4 साल तो मैं उसको यूज करूंगा। मतलब लीज में लिखा हुआ है एसेट विल बी लीज्ड आउट टू राहुल सर फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर और 5 ईयर्स, मैक्सिमम पीरियड जितना हो सकता है। तो अगर वो मेजर पार्ट ऑफ एसेट कवर कर रही है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? फाइनेंस लीज। तो अभी हमने 3 पॉइंट देखे। पहला, मेरे पास पक्का है, मैं खरीदूंगा, आई विल बिकम द ओनर एट द एंड ऑफ। दूसरा, मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको खरीद लूं एट द प्राइस लोअर ऑफ। तीसरा, विल कवर मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। क्लियर? फोर्थ, एट द बिगिनिंग ऑफ द लीज टर्म द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, present value of minimum lease payment should cover substantially the initial value of fair value of leased asset। ये सिंपल है, इसको ऐसा समझो, शुरुआत में जिस दिन आप लीज एग्रीमेंट बना रहे हो उस समय आपका जो मिनिमम लीज पेमेंट आपको मिलने वाला है हर साल टुकड़ों में, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और उन सब की प्रेजेंट वैल्यू आपके आज की फेयर वैल्यू के लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लिखा है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ लीज टर्म द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट शुड कवर सब्सटेंशियली द इनिशियल फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट। क्लियर है? मतलब आपकी इनिशियल फेयर वैल्यू को कवर करेगा आपकी मिनिमम लीज पेमेंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट,
Asset given under lease must be of specialized nature and cannot be further modified. उसको आप मॉडिफाई करके यूज नहीं कर सकते, तब आप उसको फाइनेंस लीज बोलोगे। 5 पॉइंट थे, इन 5 पॉइंट में से कोई एक भी पॉइंट अगर एग्री हो गया तो वो लीज फाइनेंस लीज बन जाएगी। एनी वन ऑफ द पॉइंट, जरूरी नहीं पूरे पांचों करने। 5वें का एग्जांपल दे देता हूं। ये बिल्डिंग है, उसने बोल दिया भैया प्रॉपर बिल्डिंग है, इसमें कुछ तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अब बिल्डिंग 10 साल की है, 10 साल के लिए मैं आपको दे दिया, तो स्पेशलाइज्ड है, कुछ मॉडिफिकेशन अलाउ है क्या? तो ये हो गया फाइनेंस लीज। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? तो अब हमको पता चला कि अगर मुझे कोई लीज पता करनी है फाइनेंस लीज, तो पहला तो ये बोलता है कि ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ एन एसेट विल बी ट्रांसफर टू अ लेसी फॉर अ प्राइस बट नॉट लीगल ओनरशिप। ठीक है, फिर इसने बोला कि सर लीज में एग्रीमेंट में अगर ये 5 पॉइंट और हैं तो भी आप फाइनेंस लीज मान लेना। पहला पॉइंट क्या था कि मैं मालिक बन जाऊंगा एट द एंड ऑफ लीज टर्म। दूसरा, मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं कब में खरीद लूं एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तीसरा, मेजर पार्ट कवर करेगी लाइफ ऑफ एसेट का। चौथा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विल कवर द इनिशियल फेयर वैल्यू। पांचवा, एसेट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, वो एक स्पेशलाइज नेचर का होना चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट कवर्ड हैं, इनमें से कोई एक भी पॉइंट अगर आ जा रहा है एग्रीमेंट में तो वो फाइनेंस लीज बन जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? मैं मालिक बनूंगा, सिंपल, एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ो ना, मालिक बन जाओगे। दूसरा, मालिक बनने का ऑप्शन रहेगा। तीसरा, मेजर लाइफ आप यूज करोगे। चौथा, इनिशियल एमएल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इनिशियल फेयर वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। पांचवा, एसेट स्पेशलाइज नेचर का होगा। एसेट सीए होगा बोल दो सीधे, सीए मतलब स्पेशलाइज आदमी, तो अपने आप को समझ लेना। क्लियर है? फिर से पूछो एक बार, बता दो भाई 5 पॉइंट कौन सा है? पहला, मालिक हो जाओगे। दूसरा, बनने का ऑप्शन रहेगा। तीसरा, मेजर लाइफ। चौथा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी शुड बी इक्वल टू इनिशियल फेयर वैल्यू। पांचवा, स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट रहेगा। बोल देना हम सीए हैं, समझ लेना। तो 5 पॉइंट भूलोगे क्या? पक्का? वेरी गुड। चलो, तो पता चल जाएगा कि फाइनेंस लीज क्या होती है। इसके बाद आती है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन पूछूं तो फिर तुम बोलोगे, जो एकदम इजी लैंग्वेज में बोलूं तो जो फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज, मतलब कोई भी लीज जो फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन को अगर 2 मार्क्स के लिए बड़ा करना चाहूं तो मैं फिर उसमें ऐसा लिखता हूं, विच डू नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवार्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप टू लेसी, इट जस्ट गिव अ राइट टू यूज एसेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? पक्का? चलो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए। पहला, अगर आपको लीज को आइडेंटिफाई करना है, मतलब अगर फाइनेंस लीज बोलना है या ऑपरेटिंग लीज बोलना है, तो सर कब बोलेंगे? तो शुरू में जिस दिन आप लीज एग्रीमेंट बनाओगे, इंसेप्शन ऑफ लीज, उस समय डिसाइड कर लोगे कि ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज। बार बार उसको चेंज, ठीक है? Classification of lease is made at inception of the lease. If at any time lessee and lessor agrees to change the provision of lease and it result in different category of lease, it will be treated as a separate lease agreement. मतलब अगर मान लो कभी बीच में हम दोनों में मनमुटाव हुआ, लेसर और लेसी के बीच में, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं अब मेरे को ये पॉइंट नहीं चाहिए, और वो पॉइंट हटाने से वो फाइनेंस लीज की जगह क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग लीज। तो मेरी फाइनेंस लीज को कैंसिल करके फिर हम नया लीज बनाएंगे, वो सेपरेट लीज बनाई जाएगी। क्लियर है? मतलब मैं कभी भी एक बार लीज डिसाइड हो जाती है फाइनेंस से कि ऑपरेटिंग, उसी एग्रीमेंट में हम उसको चेंज, हम अगर दोबारा कुछ भी चेंजेस करेंगे तो सेपरेट लीज एग्रीमेंट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, अब ये छोटा सा डेफिनेशन था फाइनेंस लीज का। 2 तरह के पैरामीटर होते हैं, जो अभी हमने इतने सारे पढ़े ना, उसी को थोड़ा सा डिफाइन किया कि एक डिटर्मिनिस्टिक नेचर होता है और एक सजेस्टिव नेचर होता है।
डिटर्मिनिस्टिक नेचर में बोलते हैं इफ एनी वन ऑफ कंडीशन इज मेट इट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज, इवन इफ ऑल कंडीशन आर मेट इट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई एट फाइनेंस। दो तरह का है, डिटर्मिनिस्टिक जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया, और एक होता है सजेस्टिव। सजेस्टिव में क्या क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक तो मैंने ऊपर बता दिया आपको 5 पॉइंट। सजेस्टिव में पहला, इफ द लेसी कैन कैंसल द लीज एंड लेसर लूजेस एसोसिएटेड विद कैंसलेशन आर बोर्न बाय लेसी। इसका मतलब है लेसी कैंसल कर रहा है लीज को, ठीक है, और जो भी लॉस होगा किसको? लेसर को। एनी लॉसेस दैट विल बी दैट associated with cancellation of lease will be borne by lessee। सजेस्टिव है तो मान सकते हो कि फाइनेंस लीज है, मान सकते हो, है नहीं, मान सकते हो। फिर इफ गेन्स और लॉसेस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन रेसिडुअल वैल्यू एक्रू टू द लेसी, मतलब अगर मान लीजिए कोई रेसिडुअल वैल्यू में बढ़त कुछ इनकम आती है, कुछ रिडक्शन होता है, तो वो पूरा का पूरा किसको मिलेगा? लेसी को। जैसे if lessor agrees to allow rent rebate equally to the disposal value of leased asset at the end of, मैंने क्या बोला, 2 लाख रुपए मेरे को रेसिडुअल मिलने वाली है 5 साल के बाद, तो मैं हर साल तुम्हारे लीज में से 40,000 कम कर दूंगा। समझे क्या बोला? मैं रिबेट दे रहा हूं तुमको लीज पे उस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का। कौन दे रहा है? लेसर दे रहा है। किसको? लेसी को। इसको भी हम फाइनेंस लीज बोल सकते हैं। सजेस्टिव है। डिटर्मिनिस्टिक के तो 5 ऊपर थे जो थे, उनमें से तो कोई एक भी कंडीशन मैट हो गई तो फाइनेंस बन जाएगा। ये सजेस्टिव है कि सारे हो जाएंगे ना तो भी हम चाहे तो फाइनेंस माने, चाहे तो ना माने, ये हमारे ऊपर है। फिर क्या होता है अगला, इफ द लेसी कैन कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड ऑफ रेंट विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द मार्केट रेंट। मतलब मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैं इस लीज को बढ़वा लूं, मार्केट में 10 रुपए, अगर 1 लाख रुपए रहे तो 80,000 में भी बढ़वा सकता हूं, ये मेरे पास ऑप्शन रहेगा। तो ये भी क्या है? सजेस्टिव क्राइटेरिया। क्लियर? अब आपको फाइनेंस लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, इस पे कोई डाउट है क्या? पक्का? ठीक है।